नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या समाजवादी आंदोलन कहीं न कहीं रुकता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। फिर एक बार बिहार में नया प्रयोग हुआ है और प्रयोग के जनक इस बार रहे हैं जेडीयू के सांसद और अध्यक्ष शरद यादव जी। हम उनसे जानना और समझना चाहेंगे तमाम ऐसे मुद्दे को और तमाम ऐसे मसले को। शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पहला सवाल है कि क्या इस देश में समाजवादी आंदोलन या समाजवादी राजनीति के लिए अभी भी कोई जगह बची हुई है? नहीं, इसके सिवा कोई रास्ते देश का सब नहीं बचेगी तो देश जो है वो नहीं संभल सकता। ये समाजवादी आंदोलन की जो धारा डॉक्टर लोहिया की है, गांधी लोहिया जयप्रकाश को मिलाकर रखेंगे आप तो आर्थिक और सामाजिक विषमता दोनों जुड़े हुए सवाल हैं। ये कोई पार्टी नहीं, सिर्फ समाजवादी आंदोलन ने ये मुद्दे उठाए हैं। और ये भी जान लीजिए कि इस देश में भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं वो समाजवादियों ने उठाए हैं। डॉक्टर लोहिया ने जवाहरलाल जी के सामने जो सवाल उठाया, 3 आना बनाम 15 आना, आज भी सही है। मधुल में जॉर्ज फर्नांडिस, राजनारायण, इन लोगों ने पार्लियामेंट में कितने भ्रष्टाचार के मामले उठाए। और हमारे ज़माने में इस देश में कौन सा 2G हो, 2G स्कैम हो, कोल स्कैम हो, कॉमनवेल्थ हो, ये सब मुद्दे किसने उठाए हैं? जनता दल ने उठाए। यानी हमारी संख्या भले कम हो या ज़्यादा हो, भारतीय भाषाओं का सवाल था, ये कौन उठा रहा था? जनता दल ही उठा रहा था। फिर इस देश में जो रिटेल में FDI आ रहा था तो 20 करोड़ लोग हैं वो जो समाज में अच्छा काम करते हैं, कोई किसी तरह का अपराधी जीवन नहीं बिता करके मेहनत करके खाते हैं। वो खोंचे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, छोटी दुकान वाले हैं, रास्ते में बेचने वाले हैं, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं। ये 20 करोड़ हैं। जब FDI रिटेल में आया तो उसके खिलाफ किसने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी? भारत बंद किसने किया? जनता दल ने सबको ऑर्गेनाइज किया। फिर नॉन कांग्रेसिज्म किसने चलाया? डॉक्टर लोहिया ने चलाया। और जयप्रकाश जी ने कांग्रेस पार्टी का इतना पुराना राज जो है वो जनता पार्टी बना किसने रिप्लेस किया? तो सवाल है ना कि आज भी देश में कौन क्या कह सकता है जनता दल के बारे में? तो क्या आर्थिक उदारवाद के इस युग में आपको लगता है कि जहां विकास की बात हो रही है, जहां FDI में पूरी नई अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, उस समय इन चीज़ों का विरोध करना वो क्या आने वाले दिनों के लिए अच्छा होगा? नहीं, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप खूब लाइए, लेकिन इस देश के रोजगार और इस देश की पुरानी, जैसे आपका बैंक है, आपके पब्लिक सेक्टर है, उसकी कारखाने से वैल्यू मत आंकिए। आज ज़मीन की जो दाम है, ज़मीन की वैल्यू जो है वो 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अब जैसे मान लो एयरपोर्ट है तो प्रॉफिट में थे एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो आप सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में बम्बई और दिल्ली था। वो कितने लोग, लाखों की प्रॉपर्टी, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये आप डिसइन्वेस्टमेंट किए। आप यहाँ जो मॉडर्न फूड था उसका कैंपस कितना बड़ा है। यानी इस देश की जो संपत्ति है, डिसइन्वेस्टमेंट करके पब्लिक सेक्टर को यदि वो थोड़ा बहुत भी रिवाइव हो सकता है तो वो देश की प्रॉपर्टी है। तो उनको आप बेच करके देश नहीं चला सकते। फिर विदेशी पूंजी पे देश चलना होता तो ये तो 20 साल से हो रहा। विदेशी पूंजी पर यदि देश को आगे बढ़ना था तो कहाँ बढ़ा? गरीबी खाई तो चौड़ी हो गई, बेकारी बढ़ गई। भारतीय भाषाओं के बच्चों को जो 95% है उनको कोई रोजगार नहीं, वो उसका रोजगार कहीं है ही नहीं। जब से बाजार आया तो भारत सरकार के सब जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर चल गया। तो ये कब तक चलेगा?
यानी इस देश का 80% आदमी जो है वो 20 रुपये रोज पर अर्जुन सेन गुप्ता कह रहा, जो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार थे, यानी स्वर्गीय नरसिंह राव के, उनका रिपोर्ट है। तो हम जो हैं वो जो बात कह रहे हैं कि इस देश की जो संपूर्ण आबादी यदि मजबूत नहीं होगी तो देश मजबूत कैसे हो जाएगा। तो ये जो है वो कुछ जगह कमल उगा करके क्या आप कर लेंगे, यानी आप बुलेट ट्रेन, पूरी देश की ट्रेन को सुधारोगे या बुलेट ट्रेन लाओगे। लेकिन ये बात जो है वो एक तरह से जमीन पर जाने में आज तक तो जितना भी नॉन कांग्रेसिज्म वो तो हमारी पार्टी ने चलाया। तो इसलिए जितने आंदोलन मैंने बताए कि आर्थिक और अब जो इकोनॉमिक स्कैम्स हैं उनको सबसे ज़्यादा हम लोगों ने उठाया। ये जो सरकार प्लानिंग कमीशन को भी खत्म कर रही है, इतनी पुरानी संस्था को, और नए ढंग से उसको परिभाषित करके विकल्प के रूप में कुछ और बनाना चाह रही है जो कि राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ तालमेल करके चले, क्या आपको लगता है कि प्लानिंग कमीशन का रूल सही में? अरे भाई पत्ते फेंटो, पत्ते पे कई गेम होते हैं ना, इसी तरह यहाँ पत्ते फेंटते रहो। प्लानिंग कमीशन बनने से तो कोई देश आगे नहीं चला गया, प्लानिंग कमीशन डिमोलिश होने से भी कोई देश आगे नहीं जाएगा, ये हमारी पक्की मान्यता है। और क्या अंतर है यूपीए और एनडीए में? वो भी चाहते थे इंश्योरेंस में एफडीआई आना चाहिए, वो फौज में लाना चाहते थे, वो रेल में भी लाना चाहते थे, वो जुडिशल जो कमीशन बना उसमें वो भी लाना चाहते थे। तो क्या फ़र्क है? हाँ, भाषण का जरूर फ़र्क है। मनमोहन सिंह बोलते नहीं थे, अब के प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा जैसे चुनाव भाषण कर रहे थे, अभी भाषण कर रहे हो। तो क्या कम्प्लीटली एफडीआई के विरोध में है आप लोग? नहीं ना 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 ना, मैं ये कह रहा हूँ कि एफडीआई और बाजार से आप अपना आप अलग नहीं रख सकते। लेकिन देश के अंदर जो ताकत है कि आप कोल ब्लॉक को यानी सिनेमा टिकट जैसा बांट रहे हैं, आयरन ओर में स्टील प्लांट बनाने में क्या दिक्कत है भाई? कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपके पास नहीं है? आप कोल के नीचे इतनी गैस भरी हुई है, उसको क्यों नहीं निकाल पा रहे? आप 82 मिनरल्स हैं इस देश में, उनको क्यों आप निकाल करके यानी कारपोरेट्स को बेच रहे हैं? और ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म किससे बात से है? और ये सारे जो मिनरल्स है वो आदिवासी इलाके में, जहाँ आदिवासी रहते हैं वहीं मिनरल्स है। तो आप अपने पैर मजबूत करोगे नहीं करोगे? तो पैर मजबूत करके चीन कहाँ पहुँच गया? उसने पहले अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत की, फिर बाजार से हाथ मिलाया, तो बाजार के ऊपर चढ़ गया वो। हम कह रहे हैं बाजार से आप मुँह नहीं फेर सकते, लेकिन बाजार को के लिए हिंदुस्तान में जो हमारे रिसोर्सेस हैं, हमारी नदियां हैं, हमारा जरखे ज़मीन है, हमारे पास दस्तकार थे, हमारे पास मिनरल्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स है हमारे पास है, इन सब का समायोजन ठीक करेंगे नहीं करेंगे? तो कौन कह रहा है? बाजार से हम नहीं कह रहे हैं। बाजार में आप बाजार एफडीआई में लाएंगे रिटेल में, तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे आप? यानी 20 करोड़ लगे हैं तो उनको कहाँ से रोजगार दे देंगे आप? तो इस तरह की चीज़ों में एफडीआई ला के क्या मतलब है भाई? यानी अमेरिका तो है नहीं, यूरोप तो है नहीं, हमारा तो राज कहीं नहीं रहा। यूरोप का तो 200-300 साल कई जगह राज रहा है, तो वो यूरोप आज बन रहा है, दिख रहा है। लेकिन हाँ, उनका आविष्कार का रास्ता बड़ा है, हम आविष्कार से दूर हैं। विज्ञान हमारे लिए एक मजाक है, उसका हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अंधविश्वास बढ़ा के करना चाहते हैं। सर जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 100 दिन पूरे हो रहे हैं, फिर आगे भी सरकार चल ही रही है, अगर इसका मूल्यांकन किया जाए आपकी नज़र से तो क्या लगता है आपको? क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है। देखिए, मैं आज बोलूँगा तो बोलूँ उस समय जब जनता सुने, अभी मैं बोलूँगा तो सरकार तो अभी बनी है, तो मैं 6 महीने इंतजार करूँगा। बिल्कुल। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि जो यूपीए चाह रहा था इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो साझा सरकार थी। इनको पूरा बहुमत मिला थे, जो विदेशी पूंजी के लिए जितने रास्ते बैरियर थे उनको हटा रहे हैं। अब मनमोहन सिंह ने न्यूक्लियर डील किया था, कौन सा न्यूक्लियर प्लांट आ गया है? यानी हमारे पास रिसोर्स है, विंड एनर्जी का है, सोलार एनर्जी का है, हमारे पास पानी का भंडार है यहाँ से वहाँ तक, तो हम उसको भी तो ध्यान रख के एनर्जी पैदा करें।
ये सारी एनर्जी जिसको बना रहा है वो तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। शरद, ये जो सरकार बनने के बाद जैसे उत्तराखंड में 3 सीट हार गए, ये पंचायत चुनाव हार गए, फिर बाई इलेक्शन के नतीजे आए, तो क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसको मिनी रेफरेंडम माना जाए सरकार के खिलाफ, या हमें नहीं, मानना चाहिए, नहीं मानना ये इसको मिनी रेफरेंडम नहीं, लेकिन चुनाव जो लोकसभा का हुआ वो तो सिस्टम पूरा मिल गया। यानी कॉरपोरेट, आपका जो मीडिया मालिक है, फिर आपका जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऊंचा तबका भारत का जो है जिसके पास साधन संपन्न और पैसा हो गया, ये सब मिल गए और मिलकर के जो प्रचार तंत्र का एक नई चीज़ आई उसको ऐसा इस्तेमाल किया इन लोगों ने कि लोग जो है वो उसमें बह गए। और इसको जो बाई इलेक्शन हुए वो एक तरह की एक झलक है। तो इसलिए मैं आपको दे दूंगा वो पेपर कि बिहार में चुनाव में पिछला क्या था और अब क्या है। तो है ना, फर्क जो पड़ गया है वो 100%, 60%, 70% का फर्क पड़ा है। मैं वही जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त क्या हुआ कि माइनस शरद जी, कुछ लोग सक्रिय हुए कि थर्ड फ्रंट बनाया जाए, और उन्होंने मीटिंग किया और दिल्ली में भी सक्रिय हुए, लोगों को उम्मीद भी बंधी थी सब लोग, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और वो रिजल्ट भी नहीं। लेकिन इस बार आपने एक प्रयास किया और सारे एक नए ढंग का आपने सोशल इंजीनियरिंग की, आप इसको कहिए, और उसका रिजल्ट आया कहीं ना कहीं। तो ये कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि जनता दल, ये जो बीजेपी आई है, तो उसमें मैंने कहा कि ये सब चीज़ में इकट्ठी हो गई और जनता दल का बिखराव और मिजरेबली यूपीए जो है वो फेल हुआ, तो वैक्यूम हो गया। जनता दल तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, जिसकी भारत में 3 सरकार बनी बीजेपी के पहले, लेकिन ये बिखर गया। इसमें हमारा दोष है या लोगों का दोष है वो इतिहास लिखेगा। बिहार में भी यही हुआ कि जनता दल का वर्टिकल स्प्लिट था, आरजेडी और जेडीयू। वो पराजय के साथ ही हमने इसको, आपके चाहे वो लालू जी थे, नीतीश जी थे, इन दोनों को इस रास्ते के बारे में समझा कर, और ये लोग सहयोग भी किए, और सहयोग करने के बाद ये तत्काल पहली बार नीतीश जी ने इस्तीफा दे दिया, फिर मुख्यमंत्री बने जीतनराम मांझी, सारे लोगों ने समर्थन कर दिया, इसलिए सरकार मजबूत हो गई। वो फिर राज्यसभा के चुनाव हुए, उसमें सब लोगों ने समर्थन कर दिया। इस बाई इलेक्शन में भी साथ चले गए, तो फिर जनता ने फैसला दे दिया और ये लोग विधानसभा के चुनाव तक चलेगा। हाँ, हम चाहते हैं कि इसका विस्तार देश में करें, लेकिन जब हो जाएगा तब बोलेंगे। कौन कौन आ गया तब जो आ जाएगा पक्का मुकम्मल हो जाएगा तब हम कहेंगे। लेकिन शरद जी, हम लोग जो बचपन से सुनते आते हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि समाजवादियों को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल काम है, और वो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए वो 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में बिखर जाते हैं। आपने ये भी देखा कि मुलायम सिंह जी ने अपनी तरफ से इच्छा व्यक्त की कि यूपी में भी एकजुटता हो, लेकिन 1 घंटे के बाद ही मायावती जी ने उसका खारिज कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बहस, क्योंकि इस समाजवादी संपूर्ण न्याय की बात कहता है, उससे बहुत लोगों को नुकसान है। 68 बरस